आज हमारे मेहमान हैं एमडी चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर डॉक्टर मोहम्मद सलीम। आए जानते हैं कि अस्पताल की बेहतरी के लिए उन्होंने क्या इकदाम उठाए हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, डॉक्टर कैसे बने? आम तौर पर तो होता ही है कि या तो शौक से इंसान बनता है और या फिर है कि वालिदैन ने कहा जी मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, या वो एक ऐसा इंस्पिरेशन होता है जिसकी वजह से आप फिर उस प्रोफेशन की तरफ चले जाते हैं। डॉक्टर बेसिकली ये मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरे वालिद साहब जो है ना, वो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो 2021 में जनवरी में उनकी वफ़ात हुई एट दी एज ऑफ 97 ईयर्स। वो इंडिया में जलंधर के कस्बे से नकोदर से पढ़े हुए थे। एक कस्बा था कोट बादल खां, वहाँ से उन्होंने अपना मिडिल किया। उसके बाद उनके पेरेंट्स जो थे उस ज़माने में भावलपुर रियासत में माइग्रेट कर गए और वहाँ आके उन्होंने ज़मीन ली। तो वालिद साहब वहाँ से मिडिल करने के बाद जब यहाँ पहुँचे फोर्डाबाद में अपने पेरेंट्स के पास, तो वालिद साहब ने कहा कि अब हमारी ज़मीन है, हमने अंग्रेज़ों की नौकरी नहीं करनी। बट वो सारी उम्र इस प्यास को फील करते रहे कि मैं आगे नहीं पढ़ा। तो उनके जहन में ये चीज़ थी कि मैंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाना है। तो उन्होंने हमें डे वन से ही ये बहुत इनकरेज किया कि आप लोगों ने कोई बेहतरीन किस्म की तालीम हासिल करनी है। तो उस ज़माने में हमारे जहन में था कि हम या तो डॉक्टर बनेंगे या CSS ऑफिसर बनेंगे या हम आर्मी में जाएंगे। तो अल्टीमेटली मेरे वालिद की ख्वाहिश पे हम दोनों भाई, मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दोनों डॉक्टर बन गए। दोनों डॉक्टर बने। वो जो बड़े भाई हैं इस वक्त वो किधर है? मेरे बड़े भाई बच्चों के स्पेशलिस्ट थे, वो 2017 में अल्लाह को प्यारे। अच्छा, ड्यूरिंग सर्विस ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आपकी इब्तदाई स्कूलिंग है ये कहाँ से हुई? ये फोर्डाबाद से आगे एक हमारा गांव है, चक नंबर 300 HR। ये डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर है, तहसील फोर्डाबाद है। और फोर्डाबाद से जब हम बहावलपुर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक मरोट कस्बा आता है। तो मरोट और फोर्डाबाद के दरमियान में हमारा गांव है, चक नंबर 300 HR। मेरी प्राइमरी जो थी वो मेरे गांव के स्कूल से हुई थी, और उसके बाद हमारे थोड़े से आगे दूर एक हाई स्कूल था 303 HR, वहाँ से मेरी हाई स्कूलिंग हुई। तो जब आप पढ़ रहे थे उसको लगता था कि आप वाकई आप उसमें कामयाब हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा लोग जो है इब्तदा में वो लेते हैं सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ले लेते हैं, मेडिकल के लिए, फिर उसमें पढ़ नहीं पाते और कहीं रास्ते में रह जाते हैं। नहीं, मेरे ज़हन में डे वन से ये था कि मुझे बहुत आला तालीम हासिल करनी है और एक अच्छे मकाम पर पहुँचना, और इस कौम की जितनी मुझसे हो सके उतनी खिदमत करनी है। मुझे पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। मैं अपनी पहली जमात से लेके हमेशा अपने क्लास में पहले या दूसरे नंबर पे आया करता था, और कंपटीशन का जज्बा मुझ में बहुत ज़्यादा था। तो मुझे अभी भी अपने प्राइमरी के भी नंबर हर एक याद है। तो उसी तरह मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आज भी मैं उनको कम्पीट कर रहा हूँ। तो इसलिए नाकामी जो ना वो मेरे कभी भी आगे मेरे लिए कोई बर्डन नहीं बनी। कभी आप खौफजदा नहीं हुए? नहीं, मैं नाकामी मुझे नहीं हुई। मुझे ये बहुत उम्मीद थी फ्रॉम द डे वन के भी मैं जो है ना हमेशा अपने अचीव करूंगा मंजिल को। स्कूल तो आपका टाट का होगा, या फिर वो कहते हैं दरख्तों के नीचे पढ़ने वाले के, या बड़ा अच्छा स्कूल था? हमारा बेसिकली जो गांव का स्कूल था वो पहले तो एक ऐसा स्कूल था जैसे को वरूद स्कूल कहते हैं, आप उससे फेमिलियर नहीं होंगे। इमाम मस्जिद जो था वो हमें पढ़ाया करता था। अच्छा। और चौथी क्लास तक, फोर्थ क्लास तक। फिफ्थ में गवर्नमेंट ने हमारा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बनाया। तो मुझे आज भी मैं स्कूल में जाता हूँ तो मुझे वो अपनी उसी तरह याद आती है। हमने वो स्कूल अपने हाथों से बनाया था। हमने उसके प्लांट खुद लगाए, दरख्त खुद लगाए, उसकी सारी की उसके बिल्डिंग में पार्टिसिपेट किया, बीइंग ए स्टूडेंट आल्सो। मेरे वालिद साहब गाँव के चौधरी थे, उन्होंने बेशुमार उसमें कंट्रीब्यूशन की, और वो एक टाटों का स्कूल ही था उस जमाने में। अभी चल रहा है वो स्कूल? अभी चल रहा है। अच्छा, मज़ीद कोई और बात करने से पहले मैंने अक्सर ये देखा है बहुत ज़्यादा जो आपके इस वक्त टॉप पे लोग पहुँचे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो पुलिस में, कहीं पे भी हैं, तो उनमें से बहुत ज़्यादा लोग जो है टाटों से पढ़े हुए हैं या उन स्कूलों से पढ़े हुए हैं, लेकिन जब वो खुद बन गए तो उन्होंने कभी शायद मुड़ के सोचा नहीं कि उस स्कूल के अंदर जहाँ से हमने पढ़ा आज उसकी हालत को हम खुद जाके वहाँ ठीक कर लें, या अपना जो गवर्नमेंट एक उनका इन्फ्लुएंस है उसको यूज़ करके वो फिर आज भी वो स्कूल या तो उसी तरह है या जो रूटीन में ठीक हुए हैं और वो ठीक हो गए हैं। नहीं, हमारा स्कूल जो था, मैं अपने गांव में जब भी जाता हूं मैं स्कूल में जाता हूं, मैं बच्चों से मिलता हूं, मैं उनको इनकरेज करता हूं, मैं उनको प्राइज़ देता हूं। अच्छा। और मैं उनसे इन टच रहता हूं, उन टीचर से भी। और उसके अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम वो हल करने की भी कोशिश करते हैं। हम उसमें हमारी फैमिली जो है ना डोनेशन देती है उसकी बिल्डिंग को बनाने में,
और उसके जो जितनी हमसे होती है हम उसकी हेल्प आउट करते हैं। हायर एजुकेशन जो थी फिर वो कहाँ से ली आपने? मैट्रिक में मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में सेकंड आया था। उसके बाद मैं सादिक अजर्टन कॉलेज है बहावलपुर का, ये बहुत मशहूर कॉलेज है और ये पंजाब में जो 5 पुराने तरीन कॉलेजेस हैं जो 1880 से लेके 1860 से लेके 1880 तक जो बनाए गए थे 90 तक, जो उनमें से कॉलेजेस हैं। तो एससी कॉलेज बहावलपुर से मैंने फिर एफएससी की और मेरे डॉक्टरी के लिए नंबर आ गए तो मुझे एडमिशन मिल गया। मुझे एडमिशन लाहौर में भी मिलता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स, जो कि मेरा भाई ऑलरेडी बहावलपुर में पढ़ रहा था, वाला साहब ने कहा कि नहीं आपने बहावलपुर में ही दाखिल होना है। तो फिर मैं बहावलपुर कायदे मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में दाखिल हो गया। पढ़ने के लिए बाहर भी गए? नहीं, मैं मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो पाकिस्तान से, कॉलेज ऑफ सर्जन एंड फिजिशियन पाकिस्तान से है। और उसके बाद बाहर जाने का इत्तेफाक? बाहर मैं गया, मैंने इंग्लैंड में विजिट किया और मैं मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस जो हमारी इंटरनेशनल होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करता हूँ। मैंने वर्ल्ड फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी की कॉन्फ्रेंस में रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मैं उसका एग्जेक्टिव मेंबर भी हूँ। वर्ल्ड फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक, वो फैप्स का मैं एग्जेक्टिव मेंबर हूँ, जो कि हमारे सारे पीडियाट्रिक सर्जन की ऑल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करती है ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद हम जो दूसरी कॉन्फ्रेंसेज हैं यूप्सा, बैप्स और एशियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी, मैं उनमें भी पार्टिसिपेट रेगुलरली करता हूँ। और मल्टीपल टाइम मैंने अपने जो डॉक्टर साहब आप बाहर भी गए, आपने वहाँ का निज़ाम भी देखा है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि थोड़ा सा इसको फिगर आउट कर लें कि चंद पॉइंट ही निकल कर लें कि हमारा जो डेवलप कंट्रीज़ हैं और हमारा जो मुल्क है, इसमें हेल्थ का जो सिस्टम है अगर वो पीछे है तो उसकी बेसिक रीजंस आपको क्या समझ आती हैं? इसमें मैं एक्चुअली जो अर्ज करना चाहूँ तो हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली ले डाउन है, हम रियलाइज नहीं करते। हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, फिर हमारी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, फिर हमारे रूरल हेल्थ सेंटर है, बेसिक हेल्थ सेंटर है। इतना कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम जो है ना वो दुनिया में यूजुअली इस तरह से नहीं है। हम असल में लेकिन उसमें हमारे जो बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं वो उस बना पे हैं कि हमारे पास उतने एडवांस्ड इक्विपमेंट हर लेवल पे नहीं होते। जिस तरह अगर हम अपना सिस्टम देखें यूके से कंपेयर करें तो हमारा सिस्टम उससे थोड़ा थोड़ा मैचिंग है, लेकिन हमारा यूएसए से बिल्कुल भी मैचिंग नहीं। यूएसए में सारे का सारा प्राइवेट सेटअप है। यूएसए में अगर एक बंदा इंश्योर्ड नहीं है तो उसके लिए हेल्थ फैसिलिटी लेना इंतहाई डिफिकल्ट है। वहाँ गवर्नमेंट का सेटअप नहीं है, सारा प्राइवेटली इंश्योर्ड सिस्टम उस पर चलता है। लेकिन यूके का सिस्टम जो है ना वो NHS, वो उसके इक्विवेलेंट हम चलते हैं। लेकिन हमारे सिस्टम में सिर्फ प्रॉब्लम जो है वो एक हम अगर इमेजिन करें एक 3,10,000 मुरबा मील के रकबे में 23 करोड़ लोग रहते हैं। ए ह्यूज पॉपुलेशन, वी आर 6th बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जीडीपी कम है दुनिया से, इसीलिए हमारे हेल्थ में ऑल्दो गवर्नमेंट बहुत इन्वेस्ट कर रही है लेकिन उतना पैसा नहीं है इन्वेस्ट होता जितना वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम है कि जिसकी बिना पे, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट सेक्टर को अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की हमारे हेल्थ सिस्टम की आवाम के लिए। हमारा एक पेशेंट जब किसी भी वक्त रात के टाइम उसको कुछ हो जाता है तो उसको आके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाता है तो वो ट्रीट हो जाता है, उसको फैसिलिटी मिल जाती है। हम ये कह सकते हैं कि हमें एडवांस्ड इक्विपमेंट में हम उतने इक्विप्ड नहीं है जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे टर्शरी केयर सेंटर तो अब उसके कंपेरेबल काम कर रहे हैं। हमारा ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर ये बेसिकली हेल्थ फैसिलिटीज में किसी दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल के मुकाबले में अपनी फैसिलिटी दे रहा है। अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर बात करूं यहाँ के हॉस्पिटल जो आपने फैसिलिटीज़ की बात की, अगर वो मेगा सिटीज़ की बात करूं तो डेफिनेटली वहाँ तो आपके जो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल हैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैटर कर रहे हैं पॉपुलेशन को। लेकिन आज भी ऐसा क्यों? अगर मैं आपकी बात मान लूँ कि जनाब हमारा यूके के करीब हमारा वो सिस्टम सारा बनता है तो एक पेशेंट चलता है जी पेशावर से और वो लाहौर आके ट्रीट होता है, कोई जैसे आपसे इस प्रोग्राम से पहले गुफ्तगू हो रही थी, अफगानिस्तान से आता है तो वो यहाँ पहुँच जाता है। इवन यहाँ के हम देखें लाहौर के तो पता चलता है शेखुपुरा और मुल्तान, पता नहीं कहाँ से लोग पहुँचते हैं। अगर हमारा सिस्टम इतना अच्छा है तो ज़रा थोड़ा सा सीरियस जब पेशेंट होता है किसी डिजीज़ के अंदर वो यहाँ लाहौर रश क्यों करता है? फिर एक्चुअली अगर हम देखें तो हमारा जो है ना जो एक कमी हमें बहुत ज़्यादा महसूस होती है वो प्रॉपर रेफरल की है।
बहुत सारा हमारा पेशेंट जो ना पेरिफेरी में ही इलाज हो जाना चाहिए। हर पेशेंट को लाहौर नहीं आना चाहिए या टर्शरी केयर में नहीं आना चाहिए। अगर हमारा एक प्रॉपर रेफरिंग सिस्टम डेवलप हो जाए तो उससे हमारे काफी सारे मसाइल हल हो जाते हैं। रेफरिंग सिस्टम से क्या मुराद आप? रेफरल ये है कि अगर एक पेशेंट बहावल नगर में है तो उसको छोटी बीमारी के लिए लाहौर नहीं आना चाहिए, उसका इलाज वहीं बहावल नगर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हो जाना चाहिए। तो उसको सिर्फ खांसी नजला बुखार के लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं आना चाहिए। ये हमारा एक दुनिया में सारे में एक रेफरल सिस्टम बना होता है पेशेंट को रेफर करने का, और वो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेके पेशेंट को रेफर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हर पेशेंट जो है टर्शरी केयर में, प्राइमरी पेशेंट जो है, इवन जिसको अब्सेस बनी हुई है या जिसको नजला जुकाम खांसी है या जिसको लूज मोशन है, वो भी टर्शरी केयर में आता है। हालांकि उसको तो तहसील हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी वो एड्रेस हो सकता है, वहां भी लोग डॉक्टर हैं। दूसरा, हमें जो है ना हमारी जो स्पेशलिटीज हैं, सुपर स्पेशलिटीज, इनको भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लेवल पे ले जाने की जरूरत है। तीसरा, हमारा आल्दो मैं ये कहता हूं कि सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज ए कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को हमें इंक्रीज करने की जरूरत है डॉक्टर्स की हर जगह पे के लेवल पे, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी पॉपुलेशन 23 करोड़ है। इट इज ए ह्यूज पॉपुलेशन, तो इसकी सर्विस के लिए हमें बहुत सारे डॉक्टर चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्लेम और दावे किए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर आज भी बड़े शहरों से निकल के देही इलाकों में, रूरल एरियाज में जाना पसंद नहीं करते। फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा, यानी उनकी वहाँ पर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी ज़्यादा है, फिर भी नहीं जाते, क्या वजह है? इसमें मल्टीपल वजूहत हैं। एक तो पेरिफेरी में जो फैसिलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको तहसील हेडक्वार्टर के लेवल पे हमारे अभी तक डिस्ट्रिक्ट एनेस्थेट नहीं लगे एनेस्थीसिया वाले। अब अगर आप सर्जन को तहसील हेडक्वार्टर पे अपॉइंट करेंगे तो वो हैंडीकैप रहेगा हमेशा ऑपरेट करने में। एनेस्थीसिया की पाकिस्तान में ह्यूज शॉर्टेज है, इसलिए भी डॉक्टर नहीं जाना चाहते। दूसरा, डॉक्टर्स आजकल जिस तरह अपने बच्चों की एजुकेशन में या लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये चीज़ें कुछ पॉइंट बनती हैं। अगर हमारे डॉक्टर को इंसेंटिवाइज किया जाए पेरिफेरी पे, जो कि गवर्नमेंट कई लेवल पे कोशिश करती रही है और करती भी है, पार्शियली इंसेंटिवाइज, प्रॉपर्ली इंसेंटिवाइज कर दिया जाए डॉक्टर्स को, तो ये तहसील हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी जाके अपॉइंट होने लगेंगे। लेकिन फिलहाल तो इस वक्त जो है ना डॉक्टर्स यूजली उनकी एक कोशिश रहती है कि हम मेजर सिटीज में रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि आमतौर पे हमें मशीनरी वगैरह की कमी होती है, लेकिन यहाँ तो हमें नज़र आ रहा है डॉक्टर भी नहीं जाते ना। यहाँ अगर इंसेंटिव्स नहीं है तो मेगा सिटीज़ को करते हैं। तो फिर दो चीज़ें हो गई अगर जो आपकी बातों से, एक तो मशीनरी नहीं है, दूसरा डॉक्टर नहीं है। तो फिर तहसील हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या उससे नीचे जो है बेसिक हेल्थ सेंटर, वो कैसे चलेंगे? बेसिक हेल्थ यूनिट पे तो इस वक्त पंजाब में सीट नहीं मिलती, ये आपको शायद पता नहीं है। जब से गवर्नमेंट ने पोस्ट ग्रेजुएशन में इसके एक अच्छे नंबर रखे कि पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला लेने के लिए जो बेसिक हेल्थ यूनिट में अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा 2 साल का तो उसको 25 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा। तो उसके बाद अब तो बेसिक हेल्थ यूनिट में अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि पंजाब में जितने बेसिक हेल्थ यूनिट हैं उस पर तो बहुत टफ कंपटीशन है, लोग इवन सिफारिशें करवा के जाना चाहते हैं। तो इसलिए ये तो पॉइंट अब ठीक नहीं है। बेसिक हेल्थ यूनिट पे पंजाब में टोटली ऑक्यूपाइड है, रूरल हेल्थ सेंटर भी इवन ऑक्यूपाइड है, वहां भी नहीं मिलते। वहां भी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के चक्कर में डॉक्टर्स जो है ना नंबर उसको लेने के चक्कर में रूरल हेल्थ सेंटर पे भी लोग हैं। वजह सिर्फ ये है कि जो मैंने आपको पहले भी बताई कि पॉपुलेशन टू डॉक्टर्स की रेशो में डिफरेंस है, और इसीलिए जो ना ये फैसिलिटीज का थोड़ा सा हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी में प्रॉब्लम आता है। दूसरा, मैंने कहा कि भी हमारे जो कुछ स्पेशलिटीज ऐसी हैं जिनमें डॉक्टर्स हमारे बहुत कम हैं, जैसे एनेस्थीसिया। अब ये एनेस्थीसिया वाला तहसील हेडक्वार्टर पे जाएगा तो वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट भी ऑपरेट कर पाएगा, सर्जन भी ऑपरेट कर पाएगा। अगर आपने दूसरा कोई सर्जन लगाया हुआ है, ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरो सर्जन, तो वो भी ऑपरेट कर पाएगा। आल्दो गवर्नमेंट ने 5 बेसिक स्पेशलिटीज तहसील हेडक्वार्टर पे रखी हैं, जिसमें सर्जन है, फिजिशियन है, उसके बाद पीडियाट्रिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट है। ये लोग वहाँ अपॉइंटमेंट होती है इन लोगों की। तो
ये जाते भी हैं, क्योंकि मैंने तो मेगा सिटी में देखा है, यहाँ तो इन हॉस्पिटल में इवन जो बड़े हैं, यहाँ जिन प्रोफेसर्स की ड्यूटी होती है वो मिलते ही नहीं, यहाँ आते हैं तो फिर पता नहीं कहाँ होते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, ज़्यादातर ये प्राइवेट। पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि उन लेवल पे मैं अपनी तहसील फैसलाबाद में जाता रहता हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो जा रहे होंगे, मैं एक जनरल दूसरे लोग मैं वहाँ देखता रहता हूँ, सारे वहाँ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारे बहुत सारे तो अपग्रेड हो गए, टीचिंग इंस्टीट्यूशन बन गए हैं। जिस तरह साहिवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वो अब इस वक्त टीचिंग हॉस्पिटल बन गया है, गुजरांवाला टीचिंग हॉस्पिटल बन गया, सियालकोट टीचिंग हॉस्पिटल बन गया और बहावल नगर टीचिंग हॉस्पिटल बनने जा रहा है। तो वहाँ अब तो डॉक्टर्स बेशुमार अवेलेबल हैं, वो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गए हैं। जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली एक ना वर्कलोड का है, बर्डन ऑफ पॉपुलेशन का है। हमें शायद इस तरह के और इतने ही टीचिंग हॉस्पिटल और बनाने की जरूरत है, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रिप्लिकेट करने की जरूरत है। जैसे पिछली गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है इस वक्त, ये इसने मदर एंड चाइल्ड ये 6 हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया था। इट वाज एन एक्सीलेंट स्टेप, क्योंकि हमारे जो पॉपुलेशन के 2 मेजर पिलर हैं, एक बच्चे हैं और एक माँ है। तो जब बच्चे और माँ दोनों एड्रेस होंगे तो फैमिली पूरी एड्रेस होगी ना एक किस्म की। तो ये 6 हॉस्पिटल बनाने जा रहे थे, तो ये इट वाज ए गुड स्टेप कि भाई ये बनेंगे तो इससे बहुत सारे लोगों को और फैसिलिटी मिलेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की भी बात मैं करूँगा, मौजूदा गवर्नमेंट में आम एक तासुर ये है कि शायद हेल्थ कार्ड के अलावा कोई ऐसा काम हमें काबिल ज़िक्र नज़र नहीं आता है जिसके ऊपर हम बात कर सकें जी इस गवर्नमेंट ने जो काम किया है। आपके ख्याल में कुछ ऐसा है कि शायद वो एलेबोरेट नहीं हो सका प्रॉपरली? देखें, मैं अगर हेल्थ कार्ड एक ह्यूज फैसिलिटी है, इसको अगर हम देखें तो आपने एक गरीब आदमी को एम्पावर कर दिया। पहले वो अगर समझता था कि मुझे कहीं ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी सरकारी में तो वो प्राइवेटली जा ही नहीं सकता था। अब हेल्थ कार्ड की बिना पे उसको प्राइवेट सेक्टर में एक एम्प्लॉयमेंट मिल गई, उसको एक ओनरशिप मिल गई, वो एक मतलब उसके पास एक बहुत बड़ी फैसिलिटी हासिल आ गई। लेकिन इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने 6 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाने के शुरू किए हैं और जिसमें बन भी गए हैं कुछ पार्शली, एक ये गंगाराम वाला जो अब इनॉग्रेट होने जा रहा था, मियाँ वाली वाला जो है ना वो बन रहा है, और इसके बाकी डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में, लिया में और गवर्नमेंट ने ऐलान किया था 6 डिस्ट्रिक्ट में। तो दैट वाज ए ह्यूज कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द हेल्थ फैसिलिटीज। इसके अलावा गवर्नमेंट का एक स्टेप जो है अभी उस तरह से हम हाईलाइट करते रहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज है। ये हमारा हॉस्पिटल अभी पहले द चिल्ड्रन हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ था, तो इसको गवर्नमेंट ने अपग्रेड करके इसको यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज बना दिया। दिस इज द बिगेस्ट स्टेप, ये तो दुनिया नहीं इमेजिन कर सकती। इसका क्या फायदा हुआ इस हॉस्पिटल? इससे मैं आपको अगर कहूं कि दुनिया में पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारी 23 करोड़ की पॉपुलेशन है और इसमें 44% बच्चे हैं। ये तकरीबन कोई 9 करोड़ से ज्यादा बच्चे बनते हैं। 9 करोड़ बच्चों की ट्रीट करने के लिए हमें जो स्पेशलिस्ट हैं वो बच्चों के ट्रेंड स्पेशलिस्ट चाहिए ना। तो हमें बेशुमार डॉक्टर्स को ट्रेन करना था, हमें बेशुमार नर्सेज को ट्रेन करना था, हमें पैरामेडिक्स को ट्रेन करना था, ताकि बच्चों के हिसाब से वो उस तरह से करें जिस तरह बच्चे कहते होते हैं ना कि भी द चिल्ड्रंस आर नॉट अडल्ट, मतलब माइनर अडल्ट, या मतलब आधा आप ये नहीं कर सकते कि अगर एक बड़े आदमी को आप एक दवाई 500 देते तो बच्चे को 250 दे देंगे, नहीं, बच्चे के हर स्टेप के लिए उसका ट्रेंड होना जरूरी है। तो इस कंटेक्स्ट में एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी फील की जाती थी कि डॉक्टर्स के पीडियाट्रिक एज ग्रुप को ट्रीट करने के लिए जो स्पेशलिस्ट हैं वो पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा कमी का शिकार है। मैं अभी आपको एक ना स्पेशलिटी वाइज बताऊंगा। ठीक। तो उनको ट्रेन करने के लिए एक यूनिवर्सिटी की जरूरत थी जो कि बहुत बच्चों की एज को ही एड्रेस करे और बच्चों की बीमारियों के ऊपर रिसर्च भी करे। हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन और हमारा रिसर्च में कंट्रीब्यूशन दुनिया में बहुत ही कम होता है। बेसिकली हम रिसर्च ओरिएंटेड ही नहीं है। तो ये यूनिवर्सिटी बनेगी तो ये बच्चों की डिजीज की रिसर्च करेगी, उसमें हमारे अपने हालात के मुताबिक उनके इलाज को बताएगी कि उसमें किस तरह हम इफेक्टिवली इलाज
इलाज कर सकते हैं। हमारा डॉक्टर्स जो है स्पेशलिस्ट उनको ट्रेन करेगी सर्जरी के लिए भी और मेडिसिन के लिए भी, और उसके बाद हमारी नर्सेज जो हैं वो उनको ट्रेन करेगी ताकि वो बच्चों को उसके तरह हैंडल करें। और ये नर्सेज यहाँ से ट्रेंड होके, डॉक्टर्स ट्रेंड होके ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये सर्विस करेंगे। और इसी तरह पैरामेडिक्स हैं जो उनको भी बच्चों की बीमारियों के हिसाब से ट्रेन किया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हेल्थ कार्ड की बात की, क्या ये बेहतर नहीं है कि हेल्थ कार्ड बेशक प्राइवेट जगह पे उसका फ़ायदा तो पहुंचे, लेकिन वो लोग हैं जो कि बहुत सीरियस हो गए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हमारे यहाँ पर 80-90% तो वो लोग हैं कि जिन्हें डे टू डे जाके डॉक्टर को दिखाना है, दवाई लेनी है, घर आ जाना है, तो हेल्थ कार्ड से उनको तो कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। देखें, जो शामिल होना चाहिए उनको इसमें। आउटडोर सर्विसेज हेल्थ कार्ड पे नहीं ट्रीट होती, लेकिन इनडोर जो है ना मेजर खर्चा ही इनडोर का होता है, तो इनडोर तो वो ट्रीट हो रही हैं सारी की सारी। नहीं वो लेकिन एडमिट होना पड़ता है ना आपको, एडमिट होना पड़ता है ना। अब अगर एक पेशेंट को एडमिशन की जरूरत नहीं है तो उसको आउटडोर की थोड़ी बहुत फैसिलिटी वो खुद भी ले सकता है ना। ये आप 100% तो उसको नहीं कर सकते कि भाई जब वो थोड़ा बहुत लेगा तो जो हेल्थ कार्ड की उसको सर्विसेज मिलती है उसको फिर एक रियलाइजेशन भी होती है। इसके अलावा आप क्या समझते हैं मौजूदा गवर्नमेंट ने क्या अच्छे स्टेप्स लिए हैं? गवर्नमेंट ने फंड्स अवेलेबल किए हमें पीछे, मतलब हमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जब 2018 में हमें कुछ फंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जैसे कि ये गवर्नमेंट इसने हमें फंड्स में फ्री हैंड दिया, मेडिसिन का बजट है इन्होंने बढ़ाया, डॉक्टर्स की सिलेक्शन को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, और डॉक्टर की प्रमोशन जो बहुत देर से एक प्रॉब्लम थी उसको बहुत प्रमोट किया। बहुत सारा डॉक्टर्स प्रमोट होके अपने आगे ग्रेड में गए और उससे नीचे वाले और डॉक्टर इनकॉर्पोरेट हो गए। लेकिन नौजवान डॉक्टर तो एहतजाज करते अक्सर बेशतर नजर आते हैं, इवन नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ भी। वो देखिए कोई एंड तो किसी चीज का नहीं है, हमें जो चीज मिल जाती है हम कहते हैं ये तो मिल गई और के लिए हम स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। ओवरऑल जो है ना ऐसा नहीं है कि अब मैं आपको अगर कंपैरिजन बताता हूँ, एक मेडिकल ऑफिसर की जो गवर्नमेंट के जॉब में पे है वो 1 लाख प्लस है, मोर देन 1 लाख, जबकि यही जो डॉक्टर्स जब प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं उनकी 40 से 60 हज़ार के दरमियान में है। तो आप रियलाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट की जॉब में डॉक्टर्स को कितनी, मतलब एक पे भी उनसे दुगनी मिलती है प्राइवेट सेक्टर से, फिर ट्रेनिंग इतनी ह्यूजली आप देख रहे हैं कि कितनी ट्रेनिंग हो रही है डॉक्टर्स की, और फैसिलिटीज आप देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक काफ़ी बेहतर स्टेप है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात करूं जहां पर आप इस वक्त हैं, अगर इसका कंपैरिजन पाकिस्तान के दीगर पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल से बात करूं तो क्या क्या फ़र्क है इसका? चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर जो है ना ये इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे एक्चुअली काम कर रहा है। पाकिस्तान में इस चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लेवल का और कोई हॉस्पिटल नहीं है। हमारे यहाँ ये हॉस्पिटल जो है ना 43 स्पेशलिटी 43 स्पेशलिटी इसमें है बच्चों की। हर वो स्पेशलिटी जो बड़ों की है ना वो यहाँ अवेलेबल है, यानी जिस तरह ENT की है, न्यूरो सर्जरी की है, ऑर्थोपेडिक की है, कार्डियक सर्जरी की है, इस तरह मेडिसिन में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, पल्मोनोलॉजी है, मेडिसिन अपनी स्पेशलिटीज हैं। इस डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स एक यूनिक स्पेशलिटी है। तो ये एक ना चिल्ड्रन इस मेरा ये हमेशा से व्यू रहा है कि जो दूसरे हॉस्पिटल और चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनने चाहिए लेकिन इसी लेवल पे बनने चाहिए। मैं आपको अगर बताऊं तो हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल और जो है ना ये 90s में बना था। जो NICH पिम्स है इस्लामाबाद में वो इससे पहले का काम कर रहा था, लेकिन उसमें जो है ना सिर्फ बच्चों की बुनियादी सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी और पीडियाट्रिक मेडिसिन पे उन्होंने फोकस रखा। उन्होंने बच्चों की सुपर स्पेशलिटीज नहीं बनाई। और इसी तरह NICH कराची जो है उसमें भी सुपर स्पेशलिटीज अभी तक भी नहीं है। सुपर स्पेशलिस्ट क्या? सुपर स्पेशलिटी यही जो मैंने नाम लिए हैं सर्जरी के, एक तो जनरल पीडियाट्रिक सर्जरी है, ठीक है, एक कार्डियक सर्जरी बच्चों पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी, पीडियाट्रिक ENT, पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी, पीडियाट्रिक ऑर्थोडोंटिक, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, ये सारी सुपर स्पेशलिटीज हैं। इसी तरह मेडिसिन में भी पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पीडियाट्रिक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स, और उसके बाद पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी, मतलब ये सुपर स्पेशलिटीज हैं। पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी, ये बच्चों की यानी फर्दर स्पेशलाइजेशन स्प्रेड है। सिर्फ ये कि पीडियाट्रिक्स और पीडियाट्रिक सर्जरी के अलावा जो उसमें आगे फर्दर जो ब्रांचेज हैं वो सिर्फ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में प्रॉपर्ली डेवलप्ड हैं। पेशेंट कहाँ से आते हैं इधर इलाज करवाने? हमारे पास पेशेंट जो है ना इसका ह्यूज इन्फ्लक्स रहता है। बेसिकली हमारे पास तमाम पंजाब से पेशेंट आते हैं, अपर सिंध से आते हैं, अपर बलूचिस्तान से आते हैं,
KPK से पेशेंट आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से पेशेंट आते हैं, और हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट जो है ना वो इवन अफगानिस्तान से आते हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि इट्स ए लॉन्ग वे ना, अगर अफगानिस्तान की बात करूँ, जिन इलाकों का आपने जिक्र किया, वहाँ से अगर ठीक है यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, तो क्या ये मुनासिब है, जस्टिफाइबल है कि बेचारा एक एगोनाइजिंग ट्रैवलिंग जो है वो पेशेंट जो है उसको सह के यहाँ तक आए? नहीं, ये मैं चाहूँगा कि इसकी जो है ना हर लेवल पे इसी लेवल के चिल्ड्रन हॉस्पिटल बने ताकि पेशेंट ना आए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे पिछले साल एक बच्चा जिगर के कैंसर का काबुल से, अफगानिस्तान से मेरे पास आके ऑपरेट हुआ। मैंने उसको कहा भी कि आप काबुल में भी पेडियाट्रिक सर्जन आप वहाँ से करवा लें, कहने लगा वो कोई इलाज नहीं करता। फिर वो वहाँ से चलता हुआ पेशावर पहुँचा, पेशावर से होता हुआ इस्लामाबाद आया, इस्लामाबाद से अल्टीमेटली लाहौर आया। उसके बाद थोड़े से उसमें लीगल इश्यूज थे, आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द सेक्रेटेरिएट। हमने सेक्रेटेरिएट को लेटर लिखा, उन्होंने हमें इजाजत दे दी कि इसको ऑपरेट करें, लेकिन वो पेशेंट परसिस्टेंट रहा कि अब मैंने लाहौर से ही इलाज करवाना है। तो हमारे यहाँ जो है ना कैंसर का वार्ड जो है ना 160 बेडेड इंडोर और 60 बेडेड आउटडोर वार्ड है, 50 बेडेड आउटडोर वार्ड, जो 110 बेड का हम जो ना कैंसर का हमारा वार्ड है। और हमें जो ना बहुत सारे पेशेंट मेरे जो ना अफगानिस्तान से आते हैं। अगर हम इस तरह का इसी कैपेसिटी का चिल्ड्रन हॉस्पिटल पेशावर में बना दें, यानी उसमें जिसमें हेमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी हो, कैंसर के वार्ड हो, और उसको हम फैसिलिटीज भी दें, तो पेशेंट के लिए मतलब यहाँ आने से उसको सहूलत मिल जाए। अच्छा, क्या ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो दूसरे पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ही कोऑर्डिनेशन ऐसा कर दिया जाए कि वहाँ सारी फैसिलिटीज हों? अगर आपको नहीं जा सकता है। हमने तो हमेशा जो है ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लोगों को प्रमोट किया कि आप अपने डॉक्टर्स को हमारे पास भेजें, यहाँ से ट्रेंड होके वो चले जाएं और वहाँ जाके अपना काम करें। और गवर्नमेंट उसमें जो है ना ऑल्दो पीडियाट्रिक सर्जिकल सेंटर तो बने हुए हैं KPK में या दूसरे सूबों में भी, इवन बलूचिस्तान और सिंध में, लेकिन उनके जो ना जिस तरह हमारे यहाँ उसकी एक बच्चों की केयर करने की फैसिलिटी है, ये बहुत एडवांस्ड है। हमारा जो ना 110 बेड का हमारा ICU है, सर्जरी के 34 बेड का अलहदा ICU है, मेडिसिन का 34 बेड का अलहदा ICU है, दिल का ICU एक अलहदा से। इस तरह के अलावा हमने जो बच्चे जो छोटे न्यूनेटोलॉजी के जो बच्चे हैं, न्यूनेट नौज़ैदगान, उनका हमारा जो ना ICU अलहदा है। तो वो चूंकि वहाँ इतनी एडवांस्ड फैसिलिटीज नहीं होती, इसलिए वो पेशेंट को यहाँ रेफर कर देते हैं। ये हमने बहुत देखा। टोटल अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, कितने बेड का हॉस्पिटल आपका ये 1191, 1191 बेड का हॉस्पिटल है। और ये मैं आपको बताऊं कि हम 2017 में जब हमारा इंडोर ब्लॉक शुरू हुआ, तो वो डेट वाज एडिशन ऑफ 614 बेड्स, 614 बेड की एडिशन थी। तो उस वक्त हम ग्लोब पे, ओवर द ग्लोब, वी वर द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड। हम दुनिया का सबसे बड़ा 2017 से लेकर 20 तक हम बड़ा हॉस्पिटल है पीडियाट्रिक एज ग्रुप का। तो 2020 के बाद जो है ना वियतनाम में एक बड़ा हॉस्पिटल बन गया, जो उसकी बेड स्ट्रेंथ हमसे ज्यादा है। इस वक्त भी हम दुनिया का दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बच्चों की एज ग्रुप का। अच्छा, इतना बड़ा जो है आपका सेटअप, इसमें कितने डॉक्टर्स और कितने प्रोफेसर्स हैं? इसमें हमारे जो है ना जो डॉक्टर्स हैं वो तकरीबन टोटल मिला के सारे डॉक्टर्स 700 के करीब डॉक्टर्स हैं, जिसमें रेगुलर मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं डिफरेंट ग्रेड्स में, और PGR भी हैं, 350 के करीब PGR हैं। और फिर हमारा जो ना कंसल्टेंट स्टाफ आ जाता है। हमारे 14 प्रोफेसर काम कर रहे हैं और ओवर 150 के करीब हमारी टोटल फैकल्टी है। अच्छा, इतना बड़ा जो सेटअप है, इसके लिए तो फिर फंड्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बड़े फख्र से कहता होता हूँ कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल को ये एक फख्र हासिल है, प्राइड का मोमेंट है कि हमने कभी मरीज को दवाई नहीं लिख के दी। आपने देखा होगा हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर मेडिकल स्टोर नहीं है, कोई आपको एक भी मेडिकल स्टोर नजर नहीं आएगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर। हमें गवर्नमेंट ने हमेशा फैसिलिटेट किया, पीडियाट्रिक एज ग्रुप होने की हैसियत से हमें फंड्स एडिक्वेट मिलते रहे हैं। हमारी 99.9% मैं कह सकता हूं कि मेडिसिन हमेशा हॉस्पिटल के अंदर से प्रोवाइड की जाती है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ साथ हमारा जो हेल्थ का निज़ाम है उस हवाले से भी बात करेंगे और प्रोफेसर साहब की कुछ ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, बात हो रही थी मोर्टेलिटी रेट जो है आपके हॉस्पिटल के अंदर, वो क्या है? उससे बहुत ज़्यादा पता चलता है आपकी जो है फैसिलिटीज़ का भी और उनकी परफॉर्मेंस का भी। मॉर्टेलिटी बच्चों में आपको पता है कि वैसे भी ज़्यादा होती है बनस्बत बड़ों के। बच्चे और सबसे ज़्यादा जो होती है ना वो नौज़ायदगान में होती है, न्यूनेट्स जो होते हैं। एक्चुअली जो हमारे डिलीवरीज हो रही होती हैं बाज़ वो इस तरह के सर्कमस्टांसिस में नहीं हो रही होती कि जहाँ से बच्चे को फ़ौरन डिलीवरी के बाद रिससिटेट किया जाए। तो हमारे पास जो है ना जो छोटे बच्चे न्यूनेट है ना वो रेफ़र किए जाते हैं, तो वो बाज़ का डिलेड रेफरल होती है। तो इसको एस्फिक्सिया न्यूनिटोरम कहते हैं, जो इसके सांस के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमारे पास एस्फिक्सिया न्यूनिटोरम के ज़्यादातर एडवांस स्टेज पे बच्चे रेफर होते हैं, एस्फिक्सिया न्यूनिटोरम 3 के लेवल पे। इन बच्चों के मतलब सारी दुनिया में कंसेंसस है कि मार्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये न्यूनेट में थोड़ी सी मार्टेलिटी का वजह ये है। लेकिन बाकी जो बच्चे हैं उसमें हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। अच्छा, गायनेकोलॉजी की बात करूँ, अगर बर्थ होती है और उसके पहले मदर की ट्रीटमेंट हो या अगर उसको केयर हो तो फिर शायद बच्चे में भी वो जो फैक्टर्स आते हैं कम हो, तो उस तरफ भी आपकी कोई तवज्जो है? देखिए, हमारे लेवल पे ये बच्चों का हॉस्पिटल है वो ज़्यादा रिलेट करता है गायनेकोलॉजिकल के साथ पीडियाट्रिक को मिला के, और इसी तरफ जो है ना हमने तो सिर्फ यहाँ बच्चे पहुंचे हुए को इलाज करना है। इसी को मद्देनजर रखते हुए पिछली गवर्नमेंट ने हमारी जो मैडम मिनिस्टर साहबा हैं उन्होंने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का कंसेप्ट दिया था। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। वो इसी को रोकने के लिए मैडम यही कहा करती थी, मैडम यास्मीन राशिद के भी, मेरी माँ जो है ना वो बचेगी तो और बच्चा न्यूनेट बचेगा तो तभी जो है ना ये कौम सेहतमंद होगी। तो जो 5-6 हॉस्पिटल मदर एंड चाइल्ड बनने जा रहे थे, जिसमें गंगाराम का हॉस्पिटल भी है, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट था और उससे ये मॉर्टेलिटी रुकनी थी। कितना % काम इस पे हो चुका है इस मंसूबे के ऊपर? इसके ऊपर अब हॉस्पिटल डेवलपमेंट की फेज पे हैं, वो जब बनेंगे फिर उसके बाद इक्विप किए जाएंगे, फिर उसके बाद उनमें डॉक्टर्स अपॉइंट होंगे तो फिर वो फंक्शनल होंगे। गंगाराम वाले हॉस्पिटल में मैडम ने मुझे अपने उसमें जो कोर उसका ग्रुप था उसमें शामिल किया हुआ था, और मैडम ने एक जो बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने बच्चों की सर्जरी का एक पूरा यूनिट उसमें मेरे कहने पर रखा था, और उन्होंने ये भी फैसला किया था कि बाकी जो मदर एंड चाइल्ड होंगे वहाँ भी बच्चों की सर्जरी का एक यूनिट रखा जाएगा। डॉक्टर साहब, नेग्लिजेंसी, डॉक्टर की किसी वजह से डेथ हो जाना या कोई उसके अंदर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना पेशेंट के अंदर, अच्छा ये वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन हमने ये देखा आज तक कि उसके अंदर इंक्वायरी भी बन जाए तो डॉक्टर को डॉक्टर बचा लेते हैं, और कभी शायद ही किसी को कोई सज़ा हुई हो या पूछगिछ हुई हो। इसकी क्या वजह है? ये ऐसा नहीं है। इसमें अगर हम वैसे मैं आपको इस इशू को एड्रेस करूं तो दुनिया में आप अमेरिका का भी अगर उठा के देखें डेटा तो उसमें भी वो पॉइंट आउट करते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। लेकिन ये जिस तरह आप कहते हैं कि भाई डॉक्टर्स को बचा लेते हैं, ऐसा नहीं होता। जब कोई इस तरह का इंसिडेंस होता है उसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है और उसके लिए एक टीम बना दी जाती है, टीम उसको इंक्वायर करती है। अगर डॉक्टर्स को वाकई कोई प्रॉब्लम हो तो उसको उसके मुताबिक मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है लेकिन एक मशहूर हॉस्पिटल भी है, तो थोड़ा सा सेमी गवर्नमेंट भी है और थोड़ा प्राइवेट भी है। तो वहाँ पर मुझे याद है कि जब रिपोर्टिंग मैं कर रहा था तो एक बच्चे को कोई रेज़ लगनी थी, तो वो जो नर्स थी वो रेज़ लगा के भूल गई कि इसको कितने टाइम के लिए लगनी चाहिए। बाद में वो बच्चा जो है ना तकरीबन वो जल गया, तो वो हमें पता चला, हम गए वहाँ सारा कुछ, तो वो बाद में मतलब वो इतना खौफनाक केस था लेकिन उसके ऊपर भी किसी को कोई सज़ा नहीं मिली और बाद में उसे कवर अप कर लिया गया इंसिडेंट। मैं कहता हूँ इस तरह के इंसिडेंट जो होते हैं जहाँ बिल्कुल क्लियर नज़र आती है डॉक्टर ने इंजेक्शन गलत लगा दिया या डॉक्टर ने ट्रीट सही नहीं किया, टाइम पे उसको चेक नहीं किया। मुझे पाकिस्तान में और इवन अगर आपके चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ऐसा कोई डाटा आपके पास मौजूद हो कि जनाब पिछले 4 साल 5 साल 2 साल या 1 साल के अंदर इतना वाक़यात हो, इंक्वायरी और ये हमने को पनिशमेंट दी या सज़ा का तयन किया। हमारे जो जब भी कोई इस किस्म का इंसिडेंस कोई अगर कंप्लेंट आती है ना तो मैं फ़ौरन उसकी एक कमेटी बनाता हूँ। मैं मेडिकल डायरेक्टर के तौर पे इस हॉस्पिटल को काम कर रहा हूँ, तो इसलिए जो ना हॉस्पिटल साइड पे मतलब मेरी एडमिनिस्ट्रेटर मैं हूँ, तो हम फ़ौरन इंक्वायरी कमेटी बना देते हैं और अगर कोई उसमें सजेस्ट करें तो हम उसको पनिशमेंट देते हैं। हम ऐसा नहीं करते। पनिशमेंट क्या होती है?
पनिशमेंट डिपेंड करती है उसकी नेचर ऑफ जो उसने नेग्लिजेंस की है। ग्रीम अगर की है तो फिर क्या करते हैं आप? अगर ग्रीवियस की है तो हमारे यहाँ कई ऐसे हैं जिसमें हमने डॉक्टर्स को जो एडहॉक पे थे या दूसरे थे हमने टर्मिनेट किया, और इस तरह की मल्टीपल इंक्वायरी मैं सारी आपको डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता, लेकिन हमने हमेशा पनिशमेंट दी है उसमें जनरली आप देते हैं। अच्छा, और एटलीस्ट हम जो है ना, ये सिर्फ एक हमारा जो कंसेप्ट है ना लोगों का, ये मैंने देखा है कि सारे लोग कहते हैं कि सजा दे दें। मतलब सजा एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता। आपने उस जो बंदा जो नेग्लिजेंस जिसने की है या उससे हो गई है या उसकी उतनी कॉम्पिटेंसी नहीं थी, तो आपको उस कॉम्पिटेंसीज को मतलब एक्चुअली तो इम्प्रूव करना चाहिए ना। तो हमारी ये भी एक मद्देनजर रहती है कि हम उसको ट्रेंड कर दें उस बंदे को, ताकि आगे वो इस किस्म की नेग्लिजेंस ना करे। ठीक हो गया। अच्छा, कोई भी इदारा जजा और सजा के बगैर नहीं चल सकता। पहले बात करेंगे जजा की। इतना बड़ा आपकी ये फैसिलिटी है और आप इतने डॉक्टर जो सारा कुछ काम कर रहे हैं, जो आप जजा देते हैं अपने स्टाफ को, वो क्या है? गवर्नमेंट के सेटअप में सिर्फ एप्रिसिएशन एक होता है, मतलब या वर्बल जो होती है, वर्बल होती है, या आप कोई बहुत अच्छा अगर वर्कर है तो आप उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो हम ये अप्रिशिएट तो हम सारे लोग सीनियर जितने भी हम प्रोफेसर हैं अपने अमले को करते रहते हैं। तो उस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में एक कंसेप्ट नहीं है कि किसी को अवार्ड दिया जाएगा। तो सिवाय इसके कि चांदी का अवार्ड जो सेंट्रली फेडरल गवर्नमेंट की तौर पे दिए जाते हैं वो ऑल ओवर द पंजाब। तो लेकिन हम अपने डॉक्टर्स को सर्टिफिकेट ऑफ एंड ऑन देते रहते हैं, जैसे वो कोई वर्कशॉप करें, रिसर्च करें या किसी में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हो। सम टाइम हम अपने वार्ड में जो है ना, हम द रेजिडेंट ऑफ द ईयर इसका अवार्ड दे देते हैं। मैं अपने वार्ड में मतलब रेजिडेंट ऑफ ईयर जिसने बहुत अच्छा काम किया तो उसको उस साल का बेस्ट रेजिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, रश कितना होता है आपके? नंबर ऑफ पेशेंट क्या है? हमारा जो है ना हॉस्पिटल लोगों की, मैं अगर ये कहूँ कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए, बच्चों की एज ग्रुप के लिए ये एक सुप्रीम कोर्ट का दर्जा रखता है ये हॉस्पिटल। अच्छा, हमारे पास डेली 2000 से 4000 तक ओपीडी में पेशेंट आता है। कोई 1000 से लेके 1500 जो 1500 के करीब, 1500 के करीब जो ना इमरजेंसी में आता है। टोटल अगर आप स्टैटिक्स मुझसे शेयर करें तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये मेरे पास फिगर्स पड़ी हुई हैं ईयर वाइज की, कितना हमारे पास एडमिशन होता है। ये पूरा 1996 से लेके 2021 तक की फिगर्स हैं। मैं आपको एक जस्ट ओपीडी बता देता हूँ। 1996 में हमारे ओपीडी जो था 31,455 था, और जो 2021 में हमारे पास 6,15,853 पेशेंट आए ओपीडी में। अब मैं आपको इमरजेंसी के बता देता हूँ कि 97 में 7,943 7,943 पेशेंट आए थे इंडोर में, जो कि हमारे जो है ना 2021 में 2,93,676 पेशेंट इंडोर में दाखिल हुए। इसी तरह मैं आपको सर्जरीज का बता देता हूँ कि हमारी सर्जरीज जो हैं जो 98 में हमारे पास, जो उस वक्त से हमारे पास होना शुरू हुई, 97 में हमने स्टार्ट की थी, लेकिन 98 में हम ज़्यादा कम्प्रीहेंसिवली स्टार्ट कर रहे थे, तो उस वक्त हमारे पास 2000 सर्जरी हुई 98 में। और अब हमने 2021 में 19,442 सर्जरी की। रिकवरी रेट क्या आपका? जो कि इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, 2019 में हम 25,000 सर्जरी पे पहुंच गए थे। 25,000 सर्जरी ये एक लैंडमार्क है। बीच में फिर कोविड आया, थोड़ा सा डिक्लाइन आया, अब फिर दोबारा उससे सर्जरी जो है ना वो हो रही है। हमारा जो सर्जिकल स्पेशलिटीज का रिकवरी रेट है ये तो मोर देन 95% है, मतलब इसको नियर 99% है, इससे ज्यादा नहीं है। मतलब हमारी बहुत कम मॉर्टेलिटी है जो सारी सर्जिकल स्पेशलिटीज को हम देखें तो हमारी सिर्फ, मैंने जैसे आपको पहले हाईलाइट किया, न्यूनेटोलॉजी की थोड़ी सी ज्यादा है, बाकी हमारी जो है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जनरली एक आइडिया क्या है कि पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे अगर आपके हॉस्पिटल को देखा जाए कि पेशेंट जो आ रहे हैं आपके पास बच्चे, उनमें कौन सी बीमारियां आपको ज्यादा नजर आती हैं?
हमारे जो दो किस्म की बीमारियां मैंने आपको हाईलाइट की, एक सर्जरीज की हैं, एक मेडिसिन की हैं। मेडिसिन में हमारे पास ज़्यादातर जो सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम, बुखार, खांसी, नमूनिया और उसके बाद फिर नमूनिया की बहुत ही एक्सटेंसिव फॉर्म पाइमा कि छाती में पीप पड़ गई, ये बीमारियां ज़्यादा आती हैं। उसके अलावा जो बाकी बीमारियां आप उसको भी इमेजिन नहीं कर सकते। सारे पाकिस्तान से बच्चे रेफर होकर हमारे आंतों की बीमारियों के बेशुमार बच्चे आते हैं। हमारा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है ना वो सबसे ज़्यादा हाईली मतलब ऑक्यूपाइड डिपार्टमेंट, जिसमें हर बेड पे 3-3 पेशेंट पड़े होते हैं। इसी तरह हमारा जो बाकी सारी बीमारियां एंडोक्राइनोलॉजी की, जो कि बेसिकली किसी बच्चे की ग्रोथ की, उसकी डायबिटीज़ की, इस तरह की, ये बच्चे रेफर होते हैं। फिर हमारे पास डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स एक बहुत ही ह्यूज डिपार्टमेंट है, दैट इज द बिगेस्ट डिपार्टमेंट मतलब इस हॉस्पिटल में, और ये वाहिद डिपार्टमेंट है जो पूरे पंजाब को सर्विसेज दे रहा है, डेवलपमेंट फील्ड वाला। अभी इसके दो छोटे यूनिट जो है ना, एक फैसलाबाद में और एक जो है ना उधर खुला है अपना मुल्तान चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। तो उसमें जो बच्चों के जिनको पैदाइशी तौर पे डेवलपमेंट में या उनकी बढ़ोतरी में जो प्रॉब्लम है उसके बच्चे आते हैं। किसी को पैदा होते हुए ऑक्सीजन की कमी हो गई, उसको ब्रेन लॉस, फंक्शन लॉस हो गया, तो वो बच्चे, इसके बाद बहुत सारे सिंड्रोमिक बच्चे जिस तरह डाउन सिंड्रोम है जिसमें इस तरह के बच्चे आते हैं। इसके अलावा जो है ना हमारे पास मल्टीपल और बच्चे भी आते हैं, जिस तरह अब सर्जरी में अगर हम लें तो जनरल सर्जरी के बेशुमार बच्चे आते हैं। हमारे पास न्यूनेटल सर्जरी जिसको आप कहते हैं नौज़ैदगान की सर्जरी का भी बिगेस्ट यूनिट है। इस वक्त मेरा जो यूनिट है, मैं अगर सर्जरी की बात करूं तो जनरल सर्जरी की सिर्फ बात जो आप खुद भी करते हैं, हम करते हैं, जो मेरे अंडर काम कर रहा है वो 200 बेड के ऊपर है टोटल, जिसमें से 2 यूनिट सर्जिकल 1 और सर्जिकल 2 हैं, जो कि एक महीने के बड़े बच्चे को डील करते हैं। 40 बेड का मेरे पास 1 महीने से छोटे बच्चे नौज़ैदगान की सर्जरी का यूनिट है। इसके बाद 34 बेड का मेरे पास जो है ना ICU है बच्चों का, और उसके बाद कोई 10 बेड की मेरी इमरजेंसी है। ये टोटल मिलाएं तो 192 के करीब बेड बनते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बीमारियां जो है ना ये बच्चों की, एक तो पैदाइशी नुक्स वाली आती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों की खुराक की नाली नहीं बनी हुई, बच्चों का फेफड़ा नहीं बना हुआ, बच्चों में कोई पैदाइशी तौर पे कोई रसौली अंदर छाती में, बच्चों के आंतें नहीं बनी हुई, बच्चों को दायमी कब्ज की बीमारी है, बच्चों की पखाने की जगह नहीं बनी हुई। फिर उसके बाद हमारी आर्थोपेडिक के बेशुमार बीमारियां आती हैं, जिनके पाँव टेढ़े हैं, जिनकी टांगें ठीक नहीं है, इस तरह की। फिर बच्चों के बाद में कैंसर की बीमारियां हम सारे डील करते हैं। फिर दिल की बीमारियां हमारे पास बच्चों की सारे पाकिस्तान से रेफर होकर आती हैं। पहले हमारी कैपेसिटी 500 बेड 500 ऑपरेशन पर ईयर की थी, अब ये 1500 पर ईयर हम ऑपरेट करते हैं। दिल की बीमारियों का आपको पता कि ये बच्चों के पैदाइशी नुकैस में सब एक वन ऑफ दी बिगेस्ट मतलब जो है ना ये है, तो ये हमारे पास सारे रेफर होकर आते हैं। इसके अलावा बच्चों के दिमाग की बीमारियां हैं, सर बड़ा हुआ है, बच्चे की कमर में फोड़ा है, ये बेशुमार बच्चे आते हैं। बच्चों के ब्रेन के ट्यूमर हैं, वो हमारे ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, ये पॉइनियर हॉस्पिटल है जिसने इसके मद में भी काम किया। फिर नाक कान गले की बीमारियों का हमारा यूनिट है। और आपने सुना होगा कॉक्लियर इम्प्लांट, ये काफी ज्यादा नाम लिया था। ये गवर्नमेंट के सेक्टर में वाहिद एक पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है जो बच्चों जिनको सुनाई नहीं देता उनके ऑपरेशन करता है। और अब तक हम जो है ना 200 से ज्यादा बच्चों के ऑपरेशन कर चुके हैं। 170 जो हमें CM ग्रांट से आए, और उससे पहले स्पेशल उससे वो बेहतर हो जाते हैं, बहुत बेहतर हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया इंटेस्टाइन्स की जो बीमारियां आंतों की, और इसके अलावा जो है गैस्ट्रो की, ये जो बीमारियां हैं जो आपके पास आती हैं, इसके कॉजेज क्या हैं? इसके जब देखें ना, एक मैंने आपको सर्जिकल अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इसमें पैदाइशी नुक्स के तौर पे जो बीमारियां आती हैं, उसके बाद बच्चों में आंतें फंस जाती हैं, आंतें रोटेट हो जाती हैं, इस तरह फिर इन्फेक्शन की बिना पे आंतें फट जाती हैं। अपेंडिक्स जो है ना वो अगर टाइमली बच्चा ना पहुंच पाए तो वो फट जाती है। तो ये सर्जरी की बीमारियां। अच्छा, दूध जो दूसरे वाली हैं, जो खुराक है या दूध है, ये जो मिलता है, वो किस हद तक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मैं वही बात कर रहा था कि जो मेडिसिन में है, जिस तरह लूज मोशन और डायरिया वाली बेशुमार बच्चे, हमारे गर्मियों में हमारे पास सबसे ज्यादा वर्कलोड ये डायरिया का रहता है, लूज मोशन का। तो वो जो है ना सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि हमारे माएँ जो है ना उस तरह से ट्रेन नहीं है। ये क्या करती हैं, दूध जो है ना वो फीडर में देते हैं, तो फीडर को वो उतनी तरह से उबालते नहीं है, निपल चेंज नहीं करते, दूध को तब्दील नहीं करते, पड़े हुए दूध को पिला देते हैं और अपने हाथ नहीं साफ करते। तो यहाँ से सबसे ज्यादा मेजर फैक्टर ये बनता है, सफाई सुथराई खुराक की भी, अपने हाथों की भी, और जो बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं बच्चे को दूध देने के लिए उनकी, यहाँ से ज्यादा बीमारियां इनको फैलती हैं। अच्छा
अच्छा डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि आपका हॉस्पिटल जो है इसको मजीद एक्सटेंड किया जाए? इसमें मैं, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें मेरा जवाब होगा नहीं। वो क्यों? किसी दुनिया में बेस्ट हॉस्पिटल उसको कंसिडर किया जाता है जो कि मैक्सिमम कैपेसिटी जिसकी 700 बेड की हो। 700 से छोटे हॉस्पिटल होने चाहिए, क्योंकि वो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजेबल रहते हैं। अगर आप बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे तो उसकी मैनेजमेंट एक चैलेंज बन जाती है। तो ये हॉस्पिटल, मैं ये कहूंगा कि इसको बिल्कुल एक्सपेंड नहीं करना चाहिए, इसकी बजाय इस तरह के और हॉस्पिटल मल्टीपल बनाने चाहिए। अच्छा, लाहौर के अंदर बात करूं तो पब्लिक सेक्टर के जितने भी हॉस्पिटल है, जब कभी होता है तो लगता है कि उसी हॉस्पिटल को एक्सटेंड करना शुरू कर दें। मतलब हॉस्पिटल है उसकी एक्सटेंशन शुरू हो जाती है, गंगाराम है उसके, नए हॉस्पिटल की तरफ नहीं जाते। नहीं, हम तो हमेशा गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप इसमें हमें एक्सपेंशन ना करें, इसमें हमारी सिर्फ ना जो फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए हमें फंडिंग करें, इस तरह के और हॉस्पिटल बनाएं ताकि मरीज जो है ना वो अपने डोर स्टेप पे उसको फैसिलिटीज मिले। हमने एक दफा शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, हमने उनको एक सजेशन भी दी थी कि आप हर डिवीजनल लेवल पे जो है ना एक हॉस्पिटल बना दें। अच्छा डॉक्टर साहब, और अभी मैंने जो मैडम को भी यही कहा कि मदर एंड चाइल्ड बना रही हैं, तो उसमें मैडम ने हमारे कहने पे उसमें बच्चों के भी वार्ड, बच्चों का सर्जरी का और मेडिसिन के वार्ड रखे ताकि बच्चों को डोर स्टेप पे उनको फैसिलिटी मिले। अच्छा डॉक्टर साहब, हर शख्स जो भी किसी प्रोफेशन में होता है तो अपने लिए भी वक्त निकालता है, तो आप कभी अपने लिए वक्त निकालते हैं? कभी कभी निकालते हैं। इसमें ये यूजुअली मैं यही कहता हूँ कि सुबह 8 बजे हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं। मेरी एक आदत है शुरू बचपन से कि भी मैं टाइम पे आता हूँ और टाइम के बाद जाता हूँ। ये मेरी ऐसी है जिसको मैं मतलब कभी इसको चेंज नहीं की मैंने। तो सुबह 8 बजे हम आते हैं तो रात को 9-10 बजे घर पहुंचते हैं। हमारे पास टाइम अपनी फैमिली के लिए यूजुअली नहीं होता। लेकिन कभी कभी हम जो है ना फिर छुट्टी लेके आउटसाइड लाहौर मतलब रिलैक्सेशन के लिए चले जाते हैं, वही हमारा सबसे बेस्ट टाइम होता है। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब अपना टाइम आप अपने लिए निकालते हैं तो करते क्या उस वक्त? मेरी जो है ना 2 हॉबीज़ हैं। एक तो मैं बुक रीडिंग, मेरी बहुत बड़ी हॉबी है। मैं हिस्ट्री का बहुत शदाई हूँ। मैंने बहुत हिस्ट्री पढ़ी और उस हिस्ट्री में से मुझे ना इस्लामिक हिस्ट्री मुझे बहुत पैशनेट करती है। मैं हमेशा इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ के ये ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ कि मुसलमान पहले इतने तरक्की याफ्ता थे, अब क्यों नहीं है, और इनके डिक्लाइन जो है, इनकी पसमानदगी में जाने की वजूहात क्या हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजूहात है इसमें? जो मैं अगर इसको पीछे जितना मैं आप ये पर्टिकुलर एक फील्ड हो जाता है, मुसलमान 11वीं और 12वीं सेंचुरी तक बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड कर रहे थे। उसके बाद चंगेज़ खान ने जैसे इस मुसलमानों पे हमला किया तो उसने मुसलमानों के मेजर जो एजुकेशनल सेंटर थे उनको तबाह कर दिया। और उसमें सबसे ज़्यादा तबाही जो थी बगदाद की हुई थी। आपको पता है कि आपने भी पढ़ा होगा, बगदाद में किताबें उठा के दरियाए दजला में डाल दी थी और उसमें सारा जो मुसलमानों का लिटरेचर था वो तबाह कर दिया। उसके बाद भी मैं कहता हूं कि किसी हद तक हमें एक थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि चंगेज खान की अपनी औलाद जो थी वो 75% मुसलमान हो गई थी और वो आगे इसको कैरी किया उसने, मतलब इस चीज को। लेकिन वो जो नुकसान हुआ वो कभी पूरा नहीं हो सका। उसके बाद जो एक आदमी अमीर तैमूर के नाम पे आता है जिसको बहुत बड़ा कॉन्करर माना जाता है, मैं उसको बहुत स्टडी किया। उसने अपनी जिंदगी में सारी ही लड़ाइयां मुसलमानों से लड़ी और वो मुसलमानों के लिए ना कमर में ऐसा एक खंजर साबित हुआ जिसके बाद मुसलमान कभी नहीं उठ सके। उसके बाद सिर्फ तुर्क जो है ना, जो ऑटोमन एम्पायर थी, वो मुसलमानों को लीड करती रही और उसने बहुत सारी चीजें डेवलप की। लेकिन जो ईस्टर्न साइड का मुसलमान था ये सो गया। और एक जो कंसेप्ट मैंने बचपन में, मैं बहुत सारे लोगों को जब पढ़ने के लिए हम कहते थे कि हम पढ़ेंगे, तो वो हमारे गांव वाले दूसरे लोग कहते थे ये पढ़ाई किस लिए कि आप तो सिर्फ इबादत करनी चाहिए। मेरा ये एक ईमान है कि जब तक हम एज ए लीडर, हमें इबादत तो हर सूरत में करनी है, लेकिन हम अगर तरक्की नहीं करेंगे तो हम कैसे दुनिया में दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। आप देखें, हमने एक टैंक लेना हो, हम बाहर की तरफ देखते हैं, आर्मी की कोई चीज़ लेनी हो बाहर की तरफ देखते हैं, डॉक्टरी की कोई इक्विपमेंट लेना हो बाहर की तरफ देखते हैं। ये हम खुद क्यों नहीं बनाते?
ठीक हो गया। ये हमें तरक्की करनी चाहिए और हमें यहाँ सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए और हमें जो है ना बाहर के मुल्कों पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होना। लेकिन वो है ना कि हमें तो जो कुरान का पैगाम है वो ये है कि कायनात में गौर व फिक्र करो, हम करते नहीं हैं। यानी रिसर्च जो बात है, मैं आऊँगा रिसर्च की तरफ। हमारे जितने भी इदारे हैं, हमारे जितने भी शोबे हैं, ये जी यूरोप में ये हुआ हम वो कर रहे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इवन कोरोना आया तो जो हमें वो बताते हैं उस पर हमारी अपनी कोई रिसर्च नहीं है। ये जो हम रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, हमारा डॉक्टर तो बन जाता है उनके सिलेबस को पढ़ के, वो खुद रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, हमारा प्रोफेसर भी नहीं है। हमें ये एक पार्शली आपका जवाब सही है, लेकिन फिर भी डॉक्टरी एक वाहिद ऐसा शोबा है जो दूसरों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा रिसर्च में पार्टिसिपेट करता रहता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टरी में भी उतने लेवल पे हम नहीं है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। एक तो हमारे जो डॉक्टर्स जब ट्रेंड होते हैं, इनमें रिसर्च का कल्चर नहीं डेवलप किया जाता, नंबर एक। नंबर दो, हमारी फंडिंग नहीं उस तरह से होती है। आपने अगर रिसर्च करनी है तो गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं है, तो उसकी बिना पे भी। लेकिन इसके बावजूद हम अपने डॉक्टर्स को अंडर ग्रेजुएट में उन्होंने एक थीसिस लिखना होता है, वो सारा रिसर्च ओरिएंटेड होता है, खासकर एमडी और एमएस का वो बहुत ज्यादा टफ थीसिस होता है, उसमें हम उनको पूरी ट्रेनिंग देते हैं। बाकी जो है ना हमारे गवर्नमेंट के लेवल पे भी बहुत सारी इसको एडवांस करने की कोशिश होनी चाहिए कि रिसर्च के कल्चर को प्रमोट किया जाए, उसमें एडिक्वेट फंडिंग दी जाए। बाकी बहुत सारे हमारे डॉक्टर फंडिंग इवन जो लेना प्रोजेक्ट लेना भी नहीं जानते, उसमें भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि सारा टाइम आप जो है ना आप अपने काम को देते हैं और हर वक्त जारी बात है आपका प्रोफेशन उसी में इंसान हो जाता है, तो घर वाले तो आपसे नाराज ही रहते होंगे? नहीं, मेरी मिसेस भी डॉक्टर हैं, वो फिजियोलॉजी पढ़ाती हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो खुद बिजी रहती हैं। तो इसका मतलब इसलिए आप दोनों एक दूसरे से नाराज रहते हैं? हम इसलिए जब मिलते हैं अच्छे माहौल में मिलते हैं। हमारे बच्चे जो है, मेरे दो बेटे जो है ना, एक बेटी वो डॉक्टर बन गई है, एक मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, वो अपनी पढ़ाई में पड़े रहते हैं। एक बेटा लम से इंजीनियरिंग कर रहा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो वो सारे बिजी रहते हैं, इसलिए कोई ज्यादा पे प्रेशर नहीं आता। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी कामयाबी में किसका हाथ सबसे ज्यादा? मेरी कामयाबी में बुनियादी तौर पे आज अगर मैं एक पर्सन को नाम दूं तो मेरे वालिद साहब का हाथ है। मेरे वालिद साहब का उनकी वो पैशन मैं आज भी अगर पीछे देखता हूँ 1970 में, आल्दो आप 70-71 जो है ना, मुझे उस वक्त से याद है, वो मुझे कहा करते थे कि आपने डॉक्टर बनना है। तो उनका पैशन इसने मुझे बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले किया, तो जिसकी बिना पे मैं डॉक्टर बना। और मेरे प्रोफेशन में जो ना मेरी मिसेस का बहुत ज़्यादा हाथ है कि उन्होंने मुझे हमेशा घर की जिम्मेदारियों से मुबरा रखा। वो आल्दो वो खुद भी पढ़ाती हैं, लेकिन आके घर उन्होंने हमेशा संभाला और मुझे उन्होंने इससे मुबरा रखा, तो इसलिए मैं इतना कुछ करने के काबिल हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है, इसकी ख़ास स्पेशलिटीज़ क्या हैं? चिल्ड्रन हॉस्पिटल अगर वैसे जैसे मैंने आपको बताया, एक तो सर्जरीज जिस तरह मतलब 2019 में 25,000 सर्जरीज की, तो ये जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन इसके जो खास स्पेशल जो है ना वो सुपर स्पेशलिटीज इसकी स्ट्रेंथ हैं। सुपर स्पेशलिटीज में जिस तरह दिल की बीमारियां, हमारे पास कार्डियोलॉजी का बहुत ही फुल फ्लेज यूनिट है, प्रोफेसर मसूद सादक उसको हेड करते हैं, तो वो बहुत सारी तशखीश करते हैं। इस तरह मैंने आपको बताया कार्डिक सर्जरी हमारे पास 1500 हम पर ईयर करते हैं। इसके अलावा हमारे बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसी यूनिक जो कि पब्लिक सेक्टर में वाहिद, जिस तरह मैंने कहा था कॉकलियर भी वाहिद है और बोन मैरो जो है ना ये भी वाहिद है फैसिलिटी पब्लिक सेक्टर में। अब तक हम 83 बच्चों की बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। अच्छा। और इसमें सिर्फ हमारी इनिशियल स्टेज पे 2 डेथ है, बाकी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। तो ये हमारी एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन है बोन मैरो ट्रांसप्लांट पब्लिक सेक्टर में जो हम कर रहे हैं। कॉकलियर इम्प्लांट मैंने आपको बताया 200 के करीब, 200 से ज्यादा हम कॉकलियर ट्रांसप्लांट भी यहाँ पे, क्योंकि पहले तो जिगर के लिए बाहर जाना पड़ता था। जिगर का अभी नहीं हमारे यहाँ डेवलप हुआ, उसमें उसके लिए एक पर्टिकुलर सेटअप की जरूरत होती है और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। कई दफा हमने प्लान किया, बल्कि 2010 में एक दफ़ा गवर्नमेंट ने मुझे नॉमिनेट भी किया था इसके लिए एज ए सर्जन, लेकिन ये एक्चुअलाइज नहीं हो सका। जिगर का ट्रांसप्लांट हमने नहीं हम कर सके यहाँ शुरू। ठीक हो गया। कोई मैसेज, कोई पैगाम लोगों को देना चाहें? मैं बच्चे जो है ना, ये कौम की मुस्तकबिल की हमारी कौम होती हैं, हमारी तरक्की कौम की वो बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो मेरा ये अपनी पाकिस्तानी कौम से, ख़ासकर माँ से ये मेरी गुजारिश है कि बच्चों की सेहत का ख्याल रखें,
बच्चों को अगर किसी किस्म की बीमारी हो तो फ़ौरन इसको लेके पहुँचें हॉस्पिटल में, और ख़ास ताकि इनको अर्ली स्टेज पे, पहली स्टेज पे ही इनका इलाज किया जा सके। और ख़ासकर जो बच्चे दूध पीते बच्चे हैं उनके जो सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनके निप्पल को चेंज करते रहें और उबाल के हर दफ़ा फीडर और निप्पल उबाल के दें। खांसी नज़ला ज़ुकाम बुखार हो तो फ़ौरन इसको इलाज करवाएं। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं एक्चुअली, इन्होंने ही आगे कौम को लेके चलना है। आज हम इनको अगर सेहतमंद बच्चे बनाएंगे, सेहतमंद बच्चे होंगे तो हमारी कौम भी सेहतमंद होगी और तरक्की भी करेगी। जी नाज़रीन, आपने हमारी बातें सुनी इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान एहसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।